वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का होरिजन माय बुक ऑफ सोशल साइंस है नाम। ये है बुक और सेक्शन है हिस्ट्री, चैप्टर है 13 जिसका नाम है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। टिक द करेक्ट ऑप्शन। इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूल जाइएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त गवाए हुए आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द पर्सन हु सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द प्रिंसेसली स्टेट। ठीक है, कौन पर्सन था जिसने प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसेसली स्टेट की सॉल्व की? सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी। नाम है सरदार पटेल। झारखंड वाज कार्व आउट ऑफ विच स्टेट, यानी झारखंड को किससे काट के बनाया गया था, किस स्टेट से निकल के बनाया? एमपी, बिहार, मध्य प्रदेश, बिहार या उत्तर प्रदेश? राइट आंसर है बिहार से निकलकर। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द 12th 5-year प्लान, 12वें पंचवर्षीय योजना के प्लान की है ना, ये टाइमिंग क्या थी या टाइम पीरियड क्या था? 2002 से 7, 97 से 2002, 2012 से 17। राइट आंसर है 2012 टू 17। व्हाट इज द प्रेजेंट नेम ऑफ बर्मा, बर्मा का आज का नाम क्या? थाईलैंड, म्यांमार, चाइना? राइट नेम है म्यांमार। फिल इन द ब्लैंक्स। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस टाइम पे इफेक्ट में आया था? ईयर का है 26 जनवरी 1950 को। द प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन, प्लानिंग कमीशन की कोर्स कब सेटअप किया गया था? 1950 में। द पंचशील पैक्ट वाज साइन इन, पंचशील पैक्ट साइन किया गया था 1954 में। म्यांमार वाज नोन एज, ठीक है, म्यांमार नोन जाना जाता था 1989 तक बर्मा के नाम से। स्टेट द ट्रू फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, रिलीफ कैंप वर ओपन टू गिव गुड्स एंड शेल्टर टू द डिस्प्लेस पर्सन, डिस्प्लेस पर्सन को है ना शेल्टर देने के लिए, गुड्स देने के लिए, ठीक है, हमने क्या किया था? रिलीफ कैंप स्टार्ट किए गए थे, ओपन किए गए थे। यस, ट्रू। उत्तराखंड वाज कार्ड आउट ऑफ मध्य प्रदेश, उत्तराखंड निकल के बना है किससे पार्ट से, हिस्से टूट के बना है? मध्य प्रदेश से। गलत, ये तो यूपी से बना है भाई। द फर्स्ट 5-year प्लान बिगिन इन 1915, फर्स्ट 5-year प्लान कब हुआ था भाई? 1950 में हुआ था क्या? ठीक है, यस, इट्स फॉल्स। द ईस्टर्न विंग ऑफ पाकिस्तान केम टू बी नोन एज बांग्लादेश, है ना, पाकिस्तान का ईस्टर्न पार्ट जो था उसको बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। यस, ट्रू। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन आ चुके हैं। When did India becomes a sovereign democratic republic, कब बना भारत एक sovereign democratic republic? On 26th of January 1950, 26 जनवरी 1950 को। Why did India start economic planning, इंडिया ने इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों स्टार्ट की? The British colonial rule in India for nearly 2 centuries improvised, है ना, impoverished the peasantry, ruined craftsmen and artisans and destroyed the traditional self-sufficient economy of the villages। यानी ब्रिटिश कॉलोनियल समय के रूल के टाइम पे भारत में लगभग, है ना, लगभग 2 दशक तक, सॉरी 2 सदियों तक, सेंचुरीज तक इम्प्रोवाइज द peasantry, यानी जो बर्बाद हो चुके थे, ठीक है, बर्बाद हो चुके थे, किसान थे, रुट चुके थे, क्राफ्ट्समैन थे, आर्टिसंस थे, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, उनके ट्रेडिशनल सेल्फ सफिशिएंट जो इकोनॉमी थी वो गाँव की, वो सब बर्बाद हो चुकी थी। इट ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन इंडिया, मॉडर्न इंडस्ट्री जो इंडिया में हो सकती थी वो भी बर्बाद हो चुकी थी। इट सफर्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस, एग्रीकल्चर के फील्ड में भी हम पीछे जा चुके थे। इंडस्ट्रियल अंडर डेवलपमेंट, है ना, इंडस्ट्री में अंडर डेवलपमेंट थे हम, है ना, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, गरीबी फैली हुई थी चारों तरफ। आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग उन्होंने इंट्रोड्यूस की फॉर ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, ताकि देश का चारों चहुमुखी विकास हो चुके। इंडिया मेड ग्रेट स्ट्राइड्स इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो इनमें हमने बहुत ही अच्छे अच्छे कदम उठाए, बहुत ही अच्छी अच्छी पॉलिसी हम लेके आए इन सारे फील्ड्स में। Who made the integration of princely state into India possible, किसने ये जो हमारे, है ना, राजाओं के जो स्टेट हुआ करते थे, इनको कैसे स्टेट ऑफ इंडिया यानी इंडिया में मिला लिया? कैसे भाई, किसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया? नाम है एफर्ट ऑफ सरदार पटेल, दैट इज आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इनका स्टैचू कहाँ पे है भाई, किस स्टेट में? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। Who was the first chairman of the planning commission, प्लानिंग कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन कौन थे? द एक्स PM ऑफ इंडिया ऑनरेबल पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक्चुअली द प्राइम मिनिस्टर ऑलवेज द हेड ऑफ प्लानिंग कमीशन, वही हेड करते हैं प्लानिंग कमीशन को, है ना, द एक्स,
है ना, एक्स नहीं है, एग्जाम्पल है ना, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे मान लेंगे। हाउ मैनी लैंग्वेज वर ओरिजिनली रिकॉग्नाइज एज नेशनल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कितनी ओरिजिनल रिकॉग्नाइज नेशनल लैंग्वेजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन जिनको मानता है। तो ये है बेटा 22 लैंग्वेजेस हैव बीन एक्सेप्टेड एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया का दर्जा दिया गया है 22 लैंग्वेजेस को। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डिड इंडिया अचीव द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल स्टेट, किस तरह से इंडिया ने अचीव किया प्रिंसिपल स्टेट को इंटीग्रेट करके अपने में मिला के। तो देखो भाई, सरदार पटेल वाज द कंट्रीज फर्स्ट होम मिनिस्टर, सबसे पहले होम मिनिस्टर थे वो। थ्रू हिज स्किलफुल स्ट्रेटजी एंड मिलिट्री एक्शन, अपनी स्किलफुल स्ट्रेटजी और मिलिट्री एक्शन की मदद से यूनिफिकेशन ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंड बिग प्रिंसिपल स्टेट वाज ब्रॉट अबाउट विद इन ए शॉर्ट टाइम, बहुत ही शॉर्ट टाइम में वो इन राज्यों को अपने में मिला पाए। एंड इट अर्न हिम द रेपुटेशन ऑफ द आयरन मैन ऑफ इंडिया, और इसी की वजह से इनका नाम पड़ गया था आयरन मैन ऑफ इंडिया। द निजाम ऑफ हैदराबाद वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट, निजाम ऑफ हैदराबाद चाहते थे कि हम इंडिपेंडेंट रहें, बट एन इंटरनल रिवोल्ट इन द तेलंगाना रीजन एंड द इंटरवेंशन ऑफ इंडियन ट्रॉप्स फोर्स हिम टू रिलेंट, यानी कि उस स्टेट में हैदराबाद में अब हो चुका था इंटरनल रिवोल्ट, है ना, आंतरिक रिवोल्ट, विद्रोह हो चुका था, और साथ ही साथ जो ट्रुप्स थी हमारी सेनाएं थी उनकी मदद से हमने इनको फोर्स किया कि भाई आप इसमें मिल जाएं भारत में। हैदराबाद एक्सीडेड टू इंडिया इन 1948, ये मिल गया कब 1948 में। द नवाब ऑफ जूनागढ़, ए स्मॉल स्टेट, छोटा स्टेट था ऑन द कोस्ट ऑफ काठीवाड़, वांटेड टू एक्सीड टू पाकिस्तान, वो पाकिस्तान में मिलना चाहता था। ऑल्दो इट्स पीपल वांटेड टू ज्वाइन इंडिया, जबकि लोग चाहते थे कि इंडिया में ज्वाइन हो जाए, मिल जाए। ए प्लेबिस्साइट वाज हेल्ड देयर विच वेंट इन फेवर ऑफ इंडिया, यानी कि वहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि एक लोगों की मीटिंग कह लीजिए या उनका मत कह लीजिए जो वहाँ पे कराया गया और उसको फेवर में चला गया है इंडिया के। द महाराजा ऑफ कश्मीर फ्लैड टू जम्मू एंड साउथ द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कश्मीर के जो राजा थे या जम्मू है ना, वो जम्मू का आ गए और उन्हें भारत की गवर्नमेंट से मदद मांगी। इंडियन ट्रूप्स वर सेंट टू कश्मीर, भारत की सेनाएं कश्मीर में चली गई टू ड्राइव आउट द इन्वेडर, जिन्होंने वहाँ पे कब्जा किया था उनको भगाने के लिए। द जम्मू एंड कश्मीर वाज एक्सीडेड टू इंडिया, इस तरह से जम्मू कश्मीर भारत में मिल गया है, उसका विलय हो गया। द इंटीग्रेशन ऑफ गोवा वाज नॉट ए स्मूथ अफेयर फॉर इंडिया, गोवा का जो है ना इंटीग्रेशन था वो एक अच्छा सुखद चीज़ नहीं रही भारत के लिए। गोवा नेशनल कमिटी वाज फॉर्म फॉर द सोल पर्पज ऑफ कोऑर्डिनेटिंग एक्टिविटीज ऑफ ऑल द गोवा nationalist parties and intensified the campaign to merge Goa in Indian Union. गोवा नेशनल कमेटी जो थी was formed for the sole purpose, इस पर्पज के लिए बनाई गई, of coordinating activities भाई किस तरह से करना, क्या चीज़ें होनी है एक्टिविटीज़ के लिए, all the Goa nationalist party, जितनी भी वहाँ की नेशनल पार्टी थी, and intensified the campaign, और कैंपेन चला गया to merge गोवा, गोवा को मर्ज करने के लिए इंडियन यूनियन में। नेक्स्ट बात करते हैं सत्याग्रह की, वर लॉन्च इन द मिडिल ऑफ 1954, 1954 के बीच में, है ना, सत्याग्रह आंदोलन किए गए, विच लेड टू द कैप्चर ऑफ नगर हवेली इन जुलाई 1954, और जो कि नगर हवेली भी, जो दादरा एंड नगर हवेली की बात करें वही वाला नगर हवेली है, 1954 में ये भी भारत में मिल गया। नेक्स्ट बात करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ गोवा वाज नॉट ए स्मूथ, है ना, फिर से आई थिंक ये स्लाइड आ गई है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ द रिफ्यूजीज एंड द एफर्ट्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टू टैकल इट, है ना, आपको प्रॉब्लम्स बतानी है रिफ्यूजीज की, शरणार्थियों की, एंड एफर्ट जो प्रयास किए गए इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा इसको हैंडल करने के लिए। चलिए बात करते हैं, द पार्टीशन ऑफ द कंट्री ब्राउट अबाउट मैनी प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, जब पार्टीशन हुआ तो भारत के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ खड़ी हुई थी। वन सच टफ प्रॉब्लम वाज रिहेबिलिटेशन ऑफ रिफ्यूजी, जो रिफ्यूजी शरणार्थी यहाँ पे आ रहे थे उनको कैसे बसाया जाए फिर से, who had come both from ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पाकिस्तान, जो कि ईस्टर्न और वेस्टर्न पाकिस्तान से आ रहे थे। एज मैनी एज 8.5 मिलियन पीपल, ठीक है, तो आप जानते हैं 1 मिलियन में लगभग 10 लाख होते हैं, तो ये लगभग 80 लाख है ना 85 लाख लोग पीपल आ खड़े हुए थे माइग्रेट टू इंडिया, इंडिया में। देर बाद अटर चाउस एंड अनार्की, बहुत ज़्यादा व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं थी, तो सब कुछ अस्त व्यस्त सारी हो गई थी व्यवस्थाएं। देर बाद अटर चाउस एंड अनार्की, है ना, वहाँ पे, ठीक है, फिर से लाइन रिपीट हो चुकी है। नेक्स्ट, एफर्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, द रिहेबिलिटेशन मिनिस्ट्री विच वाज स्पेशली क्रिएटेड फॉर दिस पर्पज, इसी पर्पज के लिए बनाई गई थी।
रिलीफ कैंप वर ओपन टू गिव फूड एंड शेल्टर टू द डिस्प्लेस्ड पर्सन। ऐसे लोगों के लिए घर बनाना, शेल्टर देना, आवास देना फिलहाल टेम्परेरी, और खाना पहुंचाना उनके लिए एक जरूरत बन चुकी थी। दीज रिफ्यूजीज वर एकोमोडेटेड इन evacuee हाउस एंड न्यूली कंस्ट्रक्टेड हट्स इन अर्बन एरिया। ठीक है, तो इनको रखा गया भाई कुछ हाउसेज में, और नए नए जो हट झोपड़ियाँ वगैरह शहरी क्षेत्रों में बनाई गई थी वहाँ पे इनको रखा गया। लोन्स वर गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर स्टार्टिंग बिजनेस एंड इंडस्ट्री। लोन्स बांटे गए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए। लैक्स ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सन वर प्रोवाइडेड विद गेनफुल एम्प्लॉयमेंट इन सर्विस एंड ट्रेड। लाख ऑफ पीपल्स है ना, लाखों लोगों को डिस्प्लेस जो हो चुके थे, ठीक है, उनको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट दिया गया, नौकरियां दी गई, सर्विस दी गई, ट्रेड व्यापार करने के लिए इजाजत दी गई उनको। स्कॉलरशिप फीस कंसेशन दिए गए, स्कॉलरशिप दी गई, कंसेशन दिए गए फीस में। वर गिवन टू द रिफ्यूजी स्टूडेंट, उनको ये सब सारी सुविधाएं दी गई। हाउ हैज इंडिया प्रोग्रेस अंडर द वेरियस 5 ईयर प्लान। इंडिया ने कैसे अलग अलग 5 ईयर्स प्लान में कैसे प्रोग्रेस की, चलिए जानते हैं। द फर्स्ट प्लान अकॉर्डेड द हाइएस्ट प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर। सबसे पहले प्लान में एग्रीकल्चर को, खेती को सबसे बड़ी प्रायोरिटी दी गई, इरिगेशन को, सिंचाई को, एंड पावर प्रोजेक्ट्स को। सेकेंड प्लान सॉट द प्रमोट द डेवलपमेंट ऑन द सोशलिस्टिक पैटर्न। सोशलिस्टिक पैटर्न पे इनको प्लानिंग को ज़्यादा अहमियत दी गई। देयर वाज स्पेशल एम्फेसिस ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड हैवी इंडस्ट्रीज। तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन और हैवी इंडस्ट्री डेवलप करें, ग्रोथ करें, इस पे फोकस किया गया। थर्ड की बात करते हैं, द थर्ड प्लान एम एट द सेल्फ सस्टेनिंग ग्रोथ, है ना, अपने आप स्वतः सस्टेन करने वाली ग्रोथ हो यहाँ पे, बाय इंक्रीजिंग नेशनल इनकम बढ़े, अचीविंग सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स एंड एक्सपेंडिंग बेसिक इंडस्ट्रीज। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट बन जाए हम ग्रेन्स में, क्रॉप उगाने में, खाना हमको कहीं से ना मांगना पड़े, बेसिक इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड करने में, जैसे कि स्टील, केमिकल्स, पावर जनरेशन एंड मशीन बिल्डिंग्स में। फोर्थ वाले पार्ट की बात करते हैं, द फोर्थ प्लान एम एट एक्सीलरेटिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है, एंड एजुकेशन को भी ग्रो कराना है। फिफ्थ प्लान की बात करते हैं, एम एट कर्बिंग इन्फ्लेशन एंड अचीविंग स्टेबिलिटी इन इकोनॉमी, है ना, महंगाई को कंट्रोल करना है, स्टेबिलिटी अपनी इकोनॉमी लेके आना है। सिक्स प्लान में गिव टॉप प्रायोरिटी टू द एरेडिकेशन पॉवर्टी को हटाना, गरीबी को हटाना, एंड स्ट्रेटन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को, है ना, फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के लिए। सेवेंथ प्लान में बताया गया एम्फेसिस था हमारा ऑन रैपिड ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। ग्रोथ में, रैपिड एग्रीकल्चर में ग्रोथ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आए, प्रोडक्शन बढ़े, इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट बढ़े, प्रोडक्टिविटी भी हमारी बढ़ जाए। एट प्लान की बात करते हैं, लेट स्ट्रेस ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड पावर, एनवायरमेंट एंड पावर जनरेशन। एट प्लान में हमारा ज़्यादा फोकस था एंड एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है, एनवायरमेंट को भी देखना है भाई, पावर जनरेशन को और बढ़ाना है। नाइन्थ प्लान की बात करते हैं, लेट स्ट्रेस ऑन द एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया, रूरल डेवलपमेंट पे किया गया, एक्सेलरेटिंग ग्रोथ रेट, इकोनॉमी एंड स्टेबलाइजिंग प्राइसेस। इकोनॉमी ग्रो कराना है, स्टेबलाइज करना है अपने प्राइसेस को। 10th प्लान की बात करते हैं, एम एट द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, गरीबी को घटाना है, क्रिएटिंग मोर जॉब, ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल डेवलपमेंट बैलेंस रहे, ऐसा नहीं रहे कि एक एरिया बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया, एक बिल्कुल कंगाल रह गया। द 11th प्लान एम एट मोर ब्रॉड बेस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, है ना, 11th प्लान के फोकस था ब्रॉड बेस्ड ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी सभी को साथ लेके चलें, सबकी ग्रोथ हो, रिड्यूसिंग पॉवर्टी, गरीबी घटे, एंड फोकस ऑन ब्रिजिंग द बैरियर्स डिवाइड दैट कंटिन्यू टू फ्रैगमेंट अवर सोसाइटी। जो चीज़ें हमारी सोसाइटी को बांटने वाली हैं, ऐसी खाइयों को हम पाट दें, ब्रिजिंग करें उनकी, है ना, डिवाइड ना रहे, है ना। नेक्स्ट, द 12th प्लान एम एट अचीविंग फास्टर। 12th प्लान में था हम अचीव करें तेजी से सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ बाय रिड्यूसिंग पॉवर्टी, है ना, पॉवर्टी को रिड्यूस करें, मोर इंक्लूसिव ग्रोथ को अचीव करें, इंप्रूविंग रीजनल इक्वालिटी बनी रहे, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एक्सेट्रा, ये सारे हमारे फोकस थे। नेक्स्ट, डिस्कस इंडिया रिलेशंस विद पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ हमारे कैसे रिलेशन है उनको डिस्कस करते हैं। चलिए, पाकिस्तान एग्रेशन इन कारगिल 1999 में उनका जो अग्रेशन था वो देखने वाला था भाई। ब्रॉट द टू कंट्रीज इवन ऑन द वर्ज ऑफ न्यूक्लियर कन्फ्रंटेशन, है ना, हम न्यूक्लियर वेपन, है ना, न्यूक्लियर युद्ध की कगार पे, वॉर की कगार पे हम खड़े हो गए थे, इतने खतरनाक हमारे रिलेशनशिप इनसे हो चुके थे। इंडिया डिजायर पीसफुल, फ्रेंडली एंड कोऑपरेटिव रिलेशन। इंडिया चाहता था कि भाई शांति प्रिय, फ्रेंडली माहौल रहे, कोऑपरेटिव रहे, एक दूसरे के रिलेशन रहे विद पाकिस्तान, विच रिक्वायर्स एन एनवायरनमेंट फ्री फ्रॉम वायलेंस।
जिसके लिए एक एनवायरनमेंट की जरूरत थी जो कि वायलेंस से, आतंकवादी है ना गतिविधियों से फ्री रहे एंड टेरर फ्री रहे। The two countries share linguistic, cultural, geographical and economical links, but due to political and historical reasons, the two share a complex relation। ठीक है, तो यानी हमारी कंट्रीज के बीच कल्चरल, जियोग्राफिकल बहुत सारी इकोनॉमिक सिमिलरिटी हैं, लेकिन कुछ पॉलिटिकल एंड कॉम्प्लेक्स रिलेशन, ये टेरर जो हो रहा है ये कॉम्प्लेक्स सब चीज़ों को बिगाड़ देता है। टेररिज्म बंद करना चाहिए पाकिस्तान को, है ना, इसकी वजह से सारे रिलेशन खराब होते हैं। The issue on Kashmir create a gap between relation of these countries। कश्मीर का जो इशू है उससे भी दोनों देश के बीच में गैप क्रिएट हो चुका है। पाकिस्तान सपोर्टेड द टेररिज्म, पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट करता है, एंड इंडिया इज ऑलवेज अगेंस्ट द टेररिज्म, और इंडिया टेररिज्म के हमेशा खिलाफ रहा है। They both share the trade and commercial relation, but after the attack on India, 3 bilateral relations become bitter। है ना, यानी कि हम बहुत सारे ट्रेड बिजनेस वगैरह भी करते हैं, कॉमर्शियल पर्पस भी हमारे रिलेशंस रहे हैं पाकिस्तान से, लेकिन इंडिया पे जो बार बार अटैक करता है, द बायलैटरल रिलेशन, दोनों देशों के रिलेशन बिकम बिटर, और कड़वे हो चुके हैं। डिस्कस इंडियाज रिलेशंस विद चाइना, चाइना के साथ हमारे कैसे रिलेशन हैं उनके बारे में बताना। चलिए बात करते हैं। 4 centuries बोथ द कंट्रीज हैड फ्रेंडली रिलेशन, है ना, तो यानी सदियों तक हमारे बहुत ही फ्रेंडली रिलेशन रहे, बट 1959 में द चाइना ऑक्यूपाइड ए लार्ज टेरिटरी इन लद्दाख एंड बिल्ट रोड इन दैट रीजन। चाइना ने कब्जा लिया हमारी टेरिटरी, बड़ा हिस्सा, और वहां पे सड़कें बनाना स्टार्ट कर दिया। चाइना ऑल्सो रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द इंडिया चाइना बॉर्डर लाइन नोन एज मैकमोहन लाइन। चाइना ने रिफ्यूज कर दिया कि हम ये मैकमोहन लाइन जो है इसको मानते ही नहीं है। इन 1962 इंडिया हैड ए बार विद चाइना, 1962 में हमारी चाइना से लड़ाई भी हुई, बिकॉज चाइना इन्वेडेड आवर फ्रंटियर इन NEFA एंड लद्दाख, तो नेफा में और लद्दाख में इन्होंने इन्वेडेड किया था, आक्रमण किया था, इसलिए। इन 1993 चाइना एंड इंडिया साइन एन एग्रीमेंट, 1993 में हमने एक एग्रीमेंट किया चाइना के साथ, टू मेंटेन पीस, ताकि शांति बनी रहे, ट्रांसक्विलिटी अलोंग देयर बॉर्डर एरियाज पे शांति बनी रहे, एंड रेस्पेक्ट द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC का हम क्या करें, सम्मान करें दोनों देश। इंडिया चाइना रिलेशन इम्प्रूव्ड इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, ठीक है, ट्रेड में कॉमर्स में हमारे रिलेशन बढ़िया हुए, बेहतर हुए, बट ऑन न्यूक्लियर टेस्ट बाय इंडिया इट अगेन क्रिटिसाइज द इंडिया। जब न्यूक्लियर टेस्ट हमने किया तो चाइना ने, है ना, क्या किया, क्रिटिसाइज किया उसको। नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज फ्यूचर इन द मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न वर्ल्ड में इंडिया का फ्यूचर क्या है, चलिए जानते हैं। इंडिया इज फास्ट डेवलपिंग कंट्री मार्चिंग ऑन द पाथ ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। आज जबकि हम ये चैप्टर का सॉल्यूशन करा रहे हैं, इसी समय पे हो रहा है G20 सम्मेलन इंडिया में, ठीक है, तो आज की स्थिति और जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं जो चीज़ें पहले लिखी जा चुकी हैं थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आ चुका है। फास्ट डेवलपिंग कंट्री है, मार्चिंग ऑन द पाथ ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इकोनॉमिक प्रोग्रेस के पाथ पे हम बढ़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। द कंट्री हैज़ मेड ग्रेट स्ट्राइड्स इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, ठीक है, तो हम रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में, ट्रांसपोर्ट में, कम्युनिकेशन में और व्यापार में भी। इंडिया बिकम सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन, हम फूड प्रोडक्शन के लिए सेल्फ सफिशिएंट हो चुके हैं, एंड हैव मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के फील्ड में भी हम आगे जा चुके हैं, टेक्नोलॉजी, फॉरेन ट्रेड में भी आगे हैं, बहुत अच्छी डेवलपमेंट हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज आर ईगर टू एस्टेब्लिश कॉर्डियल रिलेशन विद अस, बहुत सारे देश हमसे एक हार्दिक या दिली रिलेशन बनाना चाहते हैं, यानी कि बहुत अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं। एट द इंटरनेशनल स्फीयर, इंटरनेशनल स्फीयर की बात करें, हेक्टिक एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू फाइंड ए प्लेस अमंग द परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑफ विच इंडिया इज ए मेंबर। हम यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है और परमानेंट मेंबरशिप हम वहाँ पे चाहते हैं, वीटो पावर हम वहाँ पे चाहते हैं, तो इसके लिए भी हमारे कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। एज ए पावरफुल मेंबर ऑफ द सार्क, सार्क के हम एक पावरफुल मेंबर हैं, इंडिया इज ऑलरेडी कमिटेड टू कोऑपरेट विद द नाइबर्स, अपने नाइबर से कोऑपरेट करने का हमने कमिटमेंट किया है। इंडिया विल इमर्ज एज ए ग्रेट पावर ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया विल इमर्ज होगा, एक ग्रेट पावर बनेगा इस विश्व की। चलिए, इस तरह से आज आपने देखा, तो मेरा भारत महान, वंदे मातरम, जय हिंद, है ना, इसी तरह से हमारा चैनल देखते रहिए, पढ़ाई लिखाई विद मी वीरेंद्र। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं बाय बाय।